बिहार में नीतीश कुमार सरकार को खुफिया अलर्ट की जानकारी थी या नहीं, मोदी की रैली को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से खुफिया अलर्ट दी गई थी या नहीं, इसको लेकर 2 दिन में अगर देखें तरह तरह के बयान आए। आज अरुण जेटली ने दिल्ली में कहा खुफिया अलर्ट थी, सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से वहां धमाके हुए। कल नीतीश कुमार ने पटना में कहा ऐसा कोई अलर्ट नहीं था। आज नीतीश कुमार ने नालंदा में कहा, कल जो उन्होंने कहा पुलिस अफसरों की जानकारी के आधार पर कहा, अगर कोई ऐसी बात है पुलिस अफसर बता सकते हैं। इस बीच पुलिस अफसरों ने तरह तरह के बयान दिए। सुबह से लेकर शाम तक हमारे संवाददाता अलग अलग पुलिस अफसरों से बात करते रहे। शाम में डीजीपी का बयान आया, खुफिया अलर्ट तो था, स्पेसिफिक जानकारी नहीं थी, लेकिन अलर्ट में रैली की बात थी, रैली में आने वाली भीड़ की बात थी और इंडियन मुजाहिदीन की बात थी। हम सुनाएंगे डीजीपी ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले सुनिए नीतीश कुमार ने कल क्या कहा था और आज क्या कहा। मैं नहीं समझता हूं कि आयोजकों को भी कोई अंदेशा या आशंका हुई होगी। अगर होती तो वो बताते, या किसी प्रकार का इंटेलिजेंस इनपुट नहीं, और बिहार में ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो इसलिए चूक वाली बात सही नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि कोई इनपुट नहीं था और ऐसी घटना घटी है, तो हमारे लिए चुनौती जरूर है, सुरक्षा के लिए कदम उठाए या नहीं उठाए। लेकिन इस तरह की घटना जिसके बारे में किसी प्रकार का अंदेशा न हो या कोई इंटेलिजेंस इनपुट न हो, तो आप उसके बारे में इसको चूक कह करके इसका सरलीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक बहुत ही महज सरलीकरण होगा। अगर इसको कह दिया जाए कि सुरक्षा में चूक है, तो शायद इससे बड़ा सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन या ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाए। कल हमने कहा है वो अपने डीजीपी और इस महकमे के अन्य अधिकारियों के सूचना के आधार पर ही सारी बातें कही है हमने, और कोई बात अगर आई है तो इसके बारे में वही लोग ठीक ढंग से किसी स्थिति की किसी बात की जानकारी दे सकते हैं। आपने सुना नीतीश कुमार ने कल क्या कहा और आज क्या कहा। कल उन्होंने कहा कोई इनपुट नहीं था, इनपुट रैली में होने वाले हमले या रैली पर किसी तरह के खतरे के बारे में, मोदी की रैली का हम जिक्र कर रहे हैं, कोई अंदेशा नहीं था, कोई इनपुट नहीं था, इसलिए चूक की बात मानने से कल नीतीश कुमार इनकार करते रहे। इनपुट केंद्र सरकार की तरफ से, आईबी की तरफ से, खुफिया एजेंसी की तरफ से। आज नीतीश कुमार ने कहा, कल जो उन्होंने कहा डीजीपी और पुलिस अफसरों की सूचना के आधार पर कहा, और अगर कुछ ऐसा है तो वही लोग बता सकते हैं, वही लोग मतलब पुलिस वाले। और आज दिल्ली में अरुण जेटली ने कहा कि खुफिया सूचना, खुफिया अलर्ट को सरकार ने नजरअंदाज किया। हमारे साथ हैं सुधांशु मित्तल जी। सुधांशु मित्तल जी, ब्रेक के पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे। राजीव रंजन आपके पास भी आएंगे, लेकिन एक बार राजीव जी आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कल स्पेसिफिक कहा, 3 बार कहा, हमने इसलिए दोबारा बाइट सुनाई। उन्होंने कहा कोई इनपुट नहीं था, कोई अंदेशा नहीं था, और आज डीजीपी ने क्या कहा हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सुधांशु मित्तल, सबसे पहले आप। कितना निर्लजता का जवाब दिया है गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मतलब ये कह रहे हैं, अभी राजीव रंजन जी क्या कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। अरे रैली के अंदर, ग्राउंड के अंदर विस्फोट हो रहा है, वही गलत था। आपने सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं करा, वो गलत था। और ऊपर से फिर झूठ बोल देना कि कोई एलर्जी नहीं था। मतलब राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी, कोई विश्वसनीयता बचेगी नहीं बचेगी। अगर आपकी गलती हो तो आप झूठ बोल दें, और झूठ पकड़ा जाए तो फिर आप कहिए छत्तीसगढ़ में भी हुआ था, छत्तीसगढ़ में भी हुआ था। कोई जवाब देंगे? राजीव रंजन जेडीयू नेता, आप जवाब देंगे? सुधांशु मित्तल जो पूछ रहे हैं, बिल्कुल जवाब देंगे। सबसे पहली बात तो है, क्या कहता है, सरकार को बर्खास्त करो। एक सिलसिला शुरू हो गया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जुबान की तलखी बढ़ रही है। जब उनके यहाँ से जुड़े सवाल होते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, उस समय वे देश का सवाल पर आते हैं। और जब दूसरों का सवाल होता है, ये सियासत का वक्त नहीं है। भारत और नेपाल की काफी लंबी ग्राउंड में विस्फोट कैसे हुआ ये बताइए ना। जिस तरह से आतंकवाद के सवाल पर पूरे ग्राउंड में विस्फोट क्या हुआ ये बताइए। होती है, इसका कोई दूसरा उदाहरण पूरे देश में नहीं मिलेगा। आज ये चाहे बंगलुरु के ब्लास्ट हुए या संसद पर हमले हुए, सभी देश के तमाम राजनीतिक दलों ने और संगठनों ने इस सवाल पर, आतंकवाद पर एक राय रखी। लेकिन राजीव जी, हम बेंगलुरु के ब्लास्ट और नक्सल ब्लास्ट की बात क्यों कर रहे हैं? राजीव रंजन, हम पटना में जो हुआ उसकी बात कर रहे हैं, आप बेंगलुरु और नक्सल ब्लास्ट की क्यों बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि कल नीतीश कुमार ने कहा खुफिया अलर्ट नहीं था। मैं फिर उनका बयान कहिए तो आपको सुना दूं। उन्होंने कहा कोई इनपुट नहीं था, 3 बार कहा, कोई अंदेशा नहीं था, 3 बार कहा। इसलिए चूक भी मानने से उन्होंने इनकार किया।
और कल जब कह रहे थे नीतीश कुमार, उनके बगल में डीजीपी बैठे थे। झूठ बोल दिया। एक मिनट रोक रहा हूं आपको, राजीव जी। मित्तर जी को बोलिए थोड़ा कम आक्रामक हो, मैंने बात सुने, वो लगातार बोलते हैं, सुनते नहीं है। हमारे ही मुख्यमंत्री जी ने कहा डीजीपी साहब ने गलत बयानी करी थी तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? आपको पता है, आप मैदान में हिंसा तो अलग बात, अगर इनके डीजीपी साहब ने गलत बयानी करी थी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चाहे जहां भी हो, उसको पूरे देश को मिलकर के लड़ना होगा। और जिस तरह की शुद्ध सियासत आपकी पार्टी और आपके नेता कर रहे हैं, और आप पहले डिबेट में जिस तरह की, नहीं, लेकिन आप अपनी लापरवाही, शामिल होते रहे। राजीव रंजन जी, मुझे लगता है सुधांशु मित्तल पर आप जो इल्जाम लगा रहे हैं अपनी जगह है। यहां धमाकों पर, ब्लास्ट पर सियासत हो रही है, हर पार्टी कर रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि यहां लापरवाही है। स्पेसिफिक इनपुट और उसकी बात की आड़ में जो बात कही जा रही, मैं आपको एक बार सुनना चाहूंगा, राजीव जी सुनाना चाहूंगा जो बिहार के डीजीपी हैं अभयानंद, उन्होंने क्या कहा। और फोन लाइन पर जरूर बने रहिएगा, क्योंकि डीजीपी कल जब बैठे थे नीतीश कुमार के बगल में, तब नीतीश कुमार ने कहा कोई अलर्ट नहीं। आज डीजीपी ने क्या कहा सुनिए, और मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें। राजीव रंजन, पहले सुनते हैं डीजीपी आज अभयानंद क्या बोले। Presently, there is no specific input indicating any threat to the security of the VIP during his visit to Patna. However, the following issues need to be factored in while making arrangements during the visit of the VVIP. कुछ issues हैं और कई तरह के issues हैं। उन issues में LWE का भी issue है। ये रैली बहुत बड़ा होगा तो बहुत सारे लोग आएंगे, वो भी एक इशू है। लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार में जो नक्सल प्रॉब्लम है उसका भी इशू है, और साथ साथ इंडियन मुजाहिदीन का भी एक इशू है। इस तरह के जो लेटर्स होते हैं, ये जानकारी सामान्य तौर पर दी जाती है और ये जानकारी रहती है। तो इस तरह के इनपुट्स के साथ जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट स्टैंडर्ड होता है। किस तरह की सिक्योरिटी व्यवस्था की जाती है, और वो ऑलमोस्ट लेड आउट ड्रिल है, क्या करना है उसमें। अगर कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होता है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। आपने सुना डीजीपी बिहार के कह रहे थे कि इस तरह का इनपुट आता रहता है। पहली बात, स्पेसिफिक होता है, उसके लिए अलग इंतजाम होते हैं और इसके लिए स्टैंडर्ड अरेंजमेंट होते हैं सुरक्षा के। साथ में उन्होंने माना कि रैली में आने वाली भीड़ और इंडियन मुजाहिदीन का जिक्र उस अलर्ट में था। आपको साथ में यह भी बता दें राजीव जी कि पटना में जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो बहुत लापरवाही वाले थे, और इसलिए अलग अलग जगह 6-7 लोगों का ग्रुप अलग अलग जगह झोले में लेकर बम प्लांट करता गया। पटना रेलवे स्टेशन से लेकर रीजेंट सिनेमा हॉल से लेकर एलिफेस्टन से लेकर गांधी मैदान तक, और उसके बाद कहीं आप पकड़ नहीं पाए। और आज आप पलट रहे हैं, कल से आज तक। कल कहा गया इनपुट भी नहीं था, आज कहना स्पेसिफिक नहीं था। तो लापरवाही है। पहले इसको मानने में क्या अर्ज है कि हाँ, सरकार ने जितनी मुस्तैदी दिखानी चाहिए सरकार ने नहीं दिखाई, और ये चूक हो गई। अजीत जी, अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो मुझे कुछ कहने का मौका दीजिए। पहली बात तो ये है, मैंने डीजीपी के पूरे बयान को सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना। उन्होंने कहा ऐसे इनपुट्स आते हैं, उन्होंने कहा स्पेसिफिक इनपुट्स नहीं थे। और अगर सुरक्षा को लेकर के आप सवालिया निशान लगाते हैं, 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस सुरक्षा में लगाए गए, बड़ी संख्या में अधिकारियों के डिप्लॉयमेंट हुए। एक भी मेटल डिटेक्टर नहीं था, चारों तरफ से घेराबंदी नहीं थी, सैनिटाइजेशन नहीं था, रैली में कोई भी कहीं से जा सकता था। हम एक तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, पटना में उस रैली के जहां रैली हो रही थी गांधी मैदान के आसपास की तस्वीर है। जहां है वहां मॉनिटर नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, हम तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि रैली में कैसे भी कहीं से भी कोई जा सकता था। मेटल डिटेक्टर और गेट की बात तो छोड़िए, क्या इंतजाम था, तस्वीर जो दर्शक देख रहे होंगे वो देख पा रहे होंगे। राजीव जी, सवाल यही उठता है कि सवाल ये नहीं है मोदी की रैली में इंतजाम किए गए या नहीं, लेकिन चुनाव का मौसम है, वीवीआईपी अलग अलग पार्टी के जा सकते हैं, रैली और में भीड़ भी जुट सकती है। ऐसे अलर्ट्स पे राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि मुस्तैदी से रिएक्ट करे, और राज्य सरकार की भी खुफिया एजेंसी होती है, कहीं वो तो सो नहीं रही होती है। इसलिए उस लापरवाही को कबूल करना चाहिए, मुझे लगता है, लोकतंत्र में अगर गलती हुई तो।
देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इसे बिहार के मस्तक पर कलंक का टीका बताया। उन्होंने कहा गिरफ्तारियां हुई हैं और जो इनिशियल लीड्स मिले हैं, हम 48 घंटे के अंदर ये बता पाने की स्थिति में होंगे कि कौन थे लोग इसके पीछे, उनका मकसद क्या था। मोहलत दीजिए राज्य सरकार को, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन इतना मैं जो कहना चाहूंगा, एक बड़े नेशनल चैनल के जरिए जो राजनीतिक दल अपने यहाँ की घटनाओं पर देश का हकदार मानते हैं, और जब उनके प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल के राज्य में अगर कोई घटना होती है तो उस पर दूसरा मानदंड होता है। ऐसे मानदंडों से राजनीतिक दलों को बचने की जरूरत है। इसका लाभ कहीं न कहीं सीमा पार से हो रहा है उन शक्तियों को जो इस देश में स्थिरता पैदा करना चाहते हैं। आप ये नसीहत दे रहे हैं, सही बात है। यहाँ गवर्नेंस और सरकार के सिस्टम का नसीहत दे रहे हैं बीजेपी, आपके लिए नसीहत है। सुधांशु बकल जी, साथ में सुधांशु जी को भी कि सुशील मोदी जब बयान दे रहे हैं, सुशील मोदी कह रहे हैं आतंकी के निशाने पर नरेंद्र मोदी थे, नरेंद्र मोदी का खात्मा करना चाहते थे। मुझे लगता है आप भी इसमें सिंपैथी और सनसनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जो बम रखा गया वो ऐसी जगह पर नहीं था, देसी बम था, लो इंटेंसिटी था, उसमें तुरंत निशाने पर नरेंद्र मोदी नहीं थे, ये पटना पुलिस और आला अधिकारियों का कहना है। तो कहीं आप भी इसमें सेंसेशन और सहानुभूति दोनों बटोरने की कोशिश कर रहे हैं? अजीत जी, अगर आईएम का इनपुट था तो आईएम का इनपुट किसको करने के लिए था? मेरे से मैं बोल लूं, आप बहुत देर बोलिए, थोड़ा सा मुझे बोलने दें राजीव जी। आईएम का इनपुट जो था वो नरेंद्र मोदी जी को लेके था या किसी और को लेके होगा? आप जो कह रहे राज्य, हमें क्या इसमें राजनीति करनी है? वहां पे 7 बम फटते हैं, 4 बम गांधी मैदान के अंदर फटते हैं, 40 मीटर दूर एक फटता है। आप अजीत जी, आप हर चीज की गंभीरता को ट्रिविलाइज नहीं करिएगा। और सबसे बड़ी बात यह, होने के बाद झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। पहले आप सुरक्षा के इंतजाम ना करिए, आप वहां पे मेटल डिटेक्टर्स ना लगाइए, आप सैनिटाइज ना करिए, और जब बम फट रहे हैं उसके बाद, अच्छा ये तो तब है जब पहले बम फट चुका है, उसके बाद गांधी मैदान के बम फटे हैं, और उसके बाद भी आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप कह रहे हैं ऑर्गेनाइजर्स ने भी हमें आपके पास इनपुट होने के बाद दीजिए ना, आप एक अच्छे पैनलिस्ट रहते हैं। हमारा आपका आप जब बोले तो मैं नहीं बोला, मेरे को बोले ना। मुख्यमंत्री के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप बात तरीके से कीजिए। अजीत जी, मैं क्या करूं, मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, नहीं सुनेगा। झूठ बोलते हैं, ये बोले जाएंगे, गलत बयानी करे जाएंगे, और फिर आपकी क्या से झूठ क्या है? और उसका डीजीपी जो देश की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उस पर जो विश्लेषण करने के लिए सुधांशु जी, राजीव रंजन बीच में रोक रहा हूँ। सुधांशु जी, आपको भी रोक रहा हूँ। एक बार हम पटना चलेंगे। अमिताभ ओझा, सुबह से आप कई पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, पुलिस वालों में भी कहीं डर बेचैनी है, जिसकी वजह से अलग अलग पुलिस वालों का अलग बयान है। आईजी कुछ बोल रहे हैं, एडीजी कुछ बोल रहे हैं, डीजीपी कुछ बोल रहे हैं, और ये तीनों लोग बोल रहे थे या कल चुप्पी थी? तो ये क्या किसी वजह से ये सब लोग नहीं बोल रहे थे, और सबके बयान में कंट्राडिक्शन क्यों है? राजीव रंजन हमारे एक संवाददाता भी हैं, इसलिए राजीव रंजन जी, जेडीयू वाले, आपके पास नहीं आ रहा हूं। राजीव रंजन, आईबी की तरफ से जो अलर्ट दिया गया था, और कहा गया कि 23 अक्टूबर को अलर्ट था, जिसका जिक्र अरुण जेटली ने किया, और उसके बाद आज एक तरह से माना है वहां डीजीपी ने उस अलर्ट का, स्पेसिफिक न कहते हुए भी माना है। राजीव, क्या है उसके बारे में कुछ जानकारी है? अलर्ट क्या कहा गया था और कब दिया गया था? कुछ स्पेसिफिक आपके पास कुछ जानकारी उस अलर्ट के बारे में, राजीव रंजन? देखिए, 23 अक्टूबर को एक अलर्ट मोदी की रैली के बारे में दिया गया था, जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि मोदी की रैली में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और नक्सल और आईएम इस रैली में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि उसके 10 दिन पहले, अब से 10 दिन पहले, मतलब ये कि उस अलर्ट से पहले एक अलर्ट और भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि इंडियन मुजाहिदीन बिहार में धमाके करा सकता है और दिवाली से पहले करा सकता है, और यही मोनू, जो कि पटना ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है, इसका नाम और फोटो लगा करके आईबी ने अलर्ट भेजा था बिहार के डीजीपी को कि ये वहां पर विस्फोट करा सकते हैं। तो इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, राजीव रंजन, जेडीयू के नेता, दोनों नाम एक ही है। हमारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे हो, राजीव रंजन, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं। हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं बहुत स्पेसिफिक कुछ जानकारियां भी थी, लेकिन उन जानकारियों पर जिस ढंग से सरकार को रिएक्ट करके मुस्तैदी से सुरक्षा इंतजाम किए जाने चाहिए थे, कहीं न कहीं उसमें लापरवाही हुई। राजीव रंजन जी, देखिए, मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं। जो इनपुट्स है स्पेसिफिक नहीं थे,
और जहां तक सुरक्षा एक प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे, सरकार ने उसकी मुकम्मल तैयारी की। डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड कांस्टेबल्स बड़े नंबर में हुए और उसके बाद भी मुकम्मल जानकारी का ये नतीजा निकला कि इतने बम प्लांट कर दिए गए, 7 बम धमाके हो गए, 7 लोगों की मौतें हो गई, 80 से ज्यादा घायल हो गए। बहुत मुकम्मल जानकारी थी, पूरा देश सुन रहा है। इस मुकम्मल जानकारी का क्या मतलब है? खुद एक सबक और एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है कि ये सबक भी है बिहार के लिए और एक चुनौती भी है। और उन्होंने ये अगर कहा है कि हम इस जल्द से जल्द हम 48 घंटे के अंदर जो लोग इसके पीछे हैं उनको हम जो इनिशियल लीड है अगर वो कर लेंगे तो जो 80 लोग घायल हैं और जो 7 मौतें हो गई उनकी जिंदगी वापस लौटेगी। निश्चित तौर पर हम सब लोगों को दुख है, ये एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। जो मारे गए लोग हैं हुए हैं, उनके परिवारों के अंदर जो एक वातावरण बना है, आज इस बात के लिए मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि हम लोगों के लिए ये दुख की घड़ी है। चलिए।